हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं हेल्थ साइंस की। हेल्थ साइंस में जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो देखा था जल के बारे में, कि जल मानव शरीर के लिए कितना आवश्यक है। साथ ही साथ हमने देखा था कि जल हमें कितने रूपों में मिलता है। तो 3 रूपों में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। वैसे ही हम अपने शरीर में जल किन माध्यमों से ग्रहण करते हैं? तो वो भी 3 माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ हमने जल के कार्य को समझा था, जल की कमी और अधिकता को समझा था, जल की अशुद्धियों के बारे में समझा था और हमने ये भी देखा था कि जल की जो अशुद्धियाँ हैं, उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो जल है, जल का पीएच मान कितना होता है? आपको पता है कि हम जब स्केल पर देखते हैं तो उस पर हमें कितना मिलता है, 14 तक गिनतियाँ मिलती हैं, जिसमें जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हमारे जो जल का यानी कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक? ना ही वो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 7। कल हमने इतनी चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने मृदु जल और कठोर जल पर बात किया था। हमने आपको बताया था कि ये जो जल की कठोरता है, अस्थाई और अस्थाई 2 प्रकार की है और इन दोनों जो हमारे कठोरताएँ हैं, अस्थाई और अस्थाई, इनको दूर करने की 2-2 विधियाँ हैं। तो उन विधियों को भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में हमने शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर भी समझा था। साथ ही साथ हमने मृदु और कठोर जल में भी अंतर समझा था। और हमने लास्ट में ये भी देखा था कि जल जनित यानी कि जो अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन से हैं और अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग कौन-कौन से हैं। तो उम्मीद है कि आपने कल की क्लास को रिकॉल कर लिया होगा। चीज़ों को आपने पहले देखा होगा, समझा होगा, नोट डाउन ज़रूर किया होगा। अब आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं? तो आज हम बात करेंगे अपशिष्ट की। अपशिष्ट यानी कि जो ये कचरा होता है, ये क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं कचरा ही क्या होता है। मानव द्वारा उपयोग के उपरांत बचे तत्व या पदार्थों को अपशिष्ट कहते हैं। जो हम मानव चीज़ों को उपयोग करते हैं तो उनके जो बचे हुए अपशिष्ट हैं, सॉरी, जो बचे हुए तत्व हैं या फिर जो पदार्थ हैं, उन्हीं को हम अपशिष्ट कहते हैं। जैसे जैसे आपने कोई फल खाया, तो फल तो आपने खा लिया, उसका छिलका, अगर उसकी पत्ती है और जो भी कूड़ा-करकट है, घर से निकलने वाला है, बाहर से जो हम सामान लाते हैं, जो भी कूड़ा-करकट निकलता है, वही आपका अपशिष्ट कहलाता है। यानी कि अपशिष्ट अर्थात हम कचरे की बात कर रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के डिब्बे, बोतल, काँच, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक का सामान, राख, घरेलू कचरा आदि सम्मिलित किया जाता है। तो कचरे के अंदर आप इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। अब अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। आपको पता है, आप देखेंगे कि जो ये कूड़ा कचरा है, ये आपको जगह-जगह इकट्ठा मिलता है। हमारे जो वातावरण को ये सारी चीज़ें दूषित करती हैं। इनके फेंकने या निपटान की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कचरा इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि इनको कहाँ फेंका जाए, इनका किस तरह से निपटान किया जाए, ये समस्या तो प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट पदार्थ का नियमित संग्रहण व समुचित स्थान पर भली-भाँत निपटान अपशिष्ट प्रबंध कहलाता है। तो अपशिष्ट प्रबंध क्या कहलाता है? जो ये कूड़ा-करकट है, इनका सही तरीके से इनका संग्रहण किया जाए,
कैसे करेंगे? तो जो भी कूड़ा-करकट निकलता है, आपको पता है, उसको हमें एक डिब्बे में इकट्ठा करना चाहिए। वैसे आप देखेंगे कि ग्रामीणों में तो नहीं, जो ये गाँव है, गाँव में तो नहीं, जो शहर है, नगर है, यहाँ सब आता है, जो कचरा भर के लेके जाता है। तो आपको क्या करना है, इकट्ठा करके रखना है और इनको पहुँचा देना है। तो इन्हीं का जो निपटान किया जाता है, वही कहलाता है अपशिष्ट प्रबंध। अब जनसंख्या वृद्धि तथा उपभोगवादी जीवन शैली के कारण अपशिष्ट पदार्थों के ढेर बड़ी समस्या बन गए हैं। आपको देख आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, जो ये बाहर से खाना वगैरह मंगवाते हैं, तो उसमें कितना जो है उनको कूड़ा-करकट मिलता है। कितना ज़्यादा पॉलीथीन रहता है, सब कुछ रहता है, मतलब कूड़ा-करकट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो हमारी एक तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हम इतने उपभोगवादी हो गए हैं, अपने इस उपभोगवादी शैली के कारण ही हमारे आस-पास ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब हमें समझना ये है कि ये तो हमने देख लिया कि अपशिष्ट क्या है और इसका जो प्रबंधन किया जाता है, यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन क्या कहलाता है। अब थोड़ा-सा हम ये समझेंगे कि ये जो अपशिष्ट है, ये तो हमने देख लिया कि घरेलू स्तर पर जो हम घर से जो कचरा निकलता है, बाहर का जो कचरा होता है, यही सब अपशिष्ट कहलाते हैं। लेकिन ये जो अपशिष्ट है, इसके कुछ मुख्य स्रोत भी तो होंगे, जहाँ से ये अपशिष्ट हमें मिलते हैं। तो इसके कई स्रोत हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट तो औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनेक प्रकार के अपशिष्ट छोड़े जाते हैं, जो कि भूमि या फिर मृदा प्रदूषण के कारक हैं। आपने देखा होगा कि हमने मृदा प्रदूषण के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। चीनी कारखानों में भारी मात्रा में निकलने वाली खोई है, तापीय ऊर्जा संयंत्रों से जो उत्पादित राख होते हैं, तांबा है, एल्युमीनियम है, ये प्रगलन संयंत्रों से निकलने वाले जो खतरनाक रसायन हैं, उर्वरक हैं, ये सारी चीज़ें आपके अपशिष्ट का ही उदाहरण होती हैं। ठीक? तो ये कहाँ से निकलते हैं? औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं। अगर वहीं हम बात करें कि घरेलू और नगर पालिका अपशिष्ट क्या है? तो घरेलू यानी कि घरों से निकलने वाले कूड़ा करकट और साथ ही साथ सार्वजनिक स्थलों पर एकत्र कचरा नगर निकायों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसमें आएगा क्या-क्या? तो इसमें आएगा पॉलीथीन आएगा, प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया, बोतलें, टिन हो गए, ब्लेड हो गए, घरों से निकलने वाला कूड़ा-करकट हो गया। तो ये सारी चीज़ों को इसमें हम सम्मिलित करते हैं। विकसित जो देश हैं, विकसित देशों में जैसे जो पुराने वाहन हो गए, जो टायर हो गए, फ्रिज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान हो गए, इनके निस्तारण की बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही भारी मात्रा में खराब होती हैं। अकेले अगर बात किया जाए तो अकेले न्यूयॉर्क महानगर में प्रतिदिन 25,000 टन कचरा निकलता है। कितना? 25,000 टन कचरा निकलता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो मुंबई महानगर है, इसमें प्रतिदिन आपको 6,000 टन कूड़ा-करकट निकलता है। आपने अगर एक जो रिसर्च किया गया है, जो आंकड़े आए हैं, उसमें भारत में जो मुंबई महानगर है, वहाँ पर प्रतिदिन 6,000 टन कूड़ा-करकट निकलता है। अब इतने ज़्यादा जो कूड़ा-करकट हैं, उनका निस्तारण भी करना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो नगर निकाय होते हैं, नगर निकायों के द्वारा सारे कचरे का निपटान ना कर पाने के कारण अवशेष कचरा दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब जब जैसे आपके घर पे है, कभी निकल रहा है, एक
आपने देखा एक डस्टबिन भर के निकल रहा है, 2 डस्टबिन। अब अगर आपके घर में 10-10 डस्टबिन निकल रहे हैं, तो कहाँ आप इनका निस्तारण करेंगे? तो उसी तरह से जो मुंबई शहर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कचरा, कूड़ा-करकट इकट्ठा हो रहा है और इसका निपटान पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। अगला जो अपशिष्ट का सोर्स है, वो क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है कृषि जनित अपशिष्ट। कृषि जनित यानी कि फसल लेने के बाद खेतों में जो बचे डंठल हैं, पत्ते हैं, घास-फूस हैं, ये सारे कृषि अपशिष्ट कहलाते हैं। क्या होते हैं? तो यही कृषि अपशिष्ट कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, गेहूँ का समय था अभी, तो गेहूँ को दाया गया, तो उसका जो डंठल था हमने उसको उपयोग किया अपने जानवरों को खिलाने में। वैसे लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें खेतों में ही जला दिया जाता है या उसी में ही पड़े रहते हैं, सड़ते-गलते रहते हैं। तो ये सारे के सारे अपशिष्ट होते हैं। अब खेतों में पड़े रहने वाले पदार्थ अधिक मात्रा में जो समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं। विकासशील देश में इन अपशिष्टों का कई रूपों से उपयोग कर लेने की वजह से कोई खास ये समस्या नहीं होती है। जैसे हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ ही क्या होता है, धान का जो डंठल होता है वो हम उपयोग करते हैं अपने गायों को चारा खिलाने के लिए, और साथ ही साथ जो ये गेहूँ हो गया, इसका डंठल भी अपने गइयों को चारा खिलाने के लिए कर लेते हैं। तो जो खेतों में आप देखेंगे, जैसे जहाँ पर इसका उपभोग कर लिया जाता है, जानवरों को खिला दिया जाता है, तो ये चीज़ें सड़ती नहीं हैं खेतों में। लेकिन आप देखेंगे जो विकसित देश हैं, वहाँ पर इनके निपटान के लिए काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। अगला है खनन अपशिष्ट। अब खनन अपशिष्ट क्या है? तो खनन अपशिष्ट खनिजों की प्राप्ति के दौरान बड़ी मात्रा में अपशिष्ट देखने को मिलते हैं, निकलते हैं। तो खनन के लिए सबसे पहले भूपृष्ठ को तोड़ा या फिर खोदा जाता है। इसमें से मलबे के ढेर निकाले जाते हैं। खनन की जो प्रक्रिया है, खनन की प्रक्रिया के दौरान जो निम्न श्रेणी के खनिज होते हैं, जैसे आपको पता है ये जो पेट्रोलियम होता है, इसको ये जब कच्चा होता है, तो इससे एक चीज़ नहीं, जो जो आप अपने होठों पर वैसलीन लगाते हैं, ये कहाँ से बनता है? ये जो मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीज़ल है, ये सारे के सारे हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। तो पेट्रोलियम क्या होता है? कच्चा उत्पाद होता है। तो जो खननों के माध्यम से निकाले जाते हैं, जो निम्न श्रेणी का उसमें खनिज होता है, हम उसको उपयोग नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। परिवहन के समय भी खनिज युक्त मलबा यत्र-तत्र फैल जाता है। खनन क्षेत्रों में जो खनिज अपशिष्ट से बने मलबे हैं, इसके काफ़ी बड़े-बड़े ढेर लग जाते हैं। अब अन्य अपशिष्ट ये तो हमने देख लिया मुख्य, लेकिन कुछ अन्य अपशिष्ट भी हैं जो कि हमें जानने हैं। जैसे जैसे मृत जानवरों का कंकाल हो गया, इमारती पत्थरों की कटिंग हो गई। जब आप पत्थर को लगाते हैं, आप अपने घर पे ही देखिए, जब कभी टाइल्स लगती है, तो क्या जितनी टाइल्स बड़ी-बड़ी हम लेकर आते हैं, जैसे इतनी बड़ी-बड़ी टाइल्स ले आए, इतनी बड़ी-बड़ी या छोटी-छोटी जहाँ जैसे हमें लगाना था, तो क्या जैसा हम लेकर आए हैं वैसे लग जाता है? नहीं। तो जो वो लगाने वाला होता है, वो उसको काट-काट कर, छाँट-छाँट कर उसको सेट करता है। तो ऐसे में उन पत्थरों की कटिंग बचती है। पॉलिश के दौरान निकलने वाली जो चीज़ें निकलती हैं वो होती हैं। बूचड़ घरों से निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं। आपने देखा होगा अस्पतालों से निकलने वाले कई प्रकार के, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट हो गए, पोल्ट्री फार्म हो गए, इनका कचरा हो गया, तो ये तमाम प्रकार के कचरे होते हैं जो अब चाहे वो अस्पताल का कचरा हो, घर का कचरा हो या फिर किसी औद्योगिक क्षेत्र का कचरा हो, तो ये सारे के सारे अपशिष्ट कहलाते हैं। अब जब अपशिष्ट निकल रहा है, तो इसका दुष्प्रभाव भी तो पड़ेगा। क्या पड़ेगा?
तो विभिन्न स्रोतों से जो आपको कूड़ा करकट मिलता है, भूमि ये क्या करते हैं, ये हमारे भूमि प्रदूषण यानी कि मृदा प्रदूषण का कारण है। आपने मृदा प्रदूषण इससे पहले पढ़ रखा है। तो इससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी होता है। सिर्फ मृदा प्रदूषण ही नहीं बल्कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी होता है। कचरे के ढेर से उठती जो दुर्गंध होती है वो लोगों को सांस लेने में भी बहुत समस्या पैदा करती है। आपने देखा होगा अगर कहीं कोई चीज़ सड़ गल रही है तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। कचरे से जो उत्पन्न कीड़े-मकोड़े हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, जो भी चूहे हैं और जो भी परजीवी हैं, इनकी वजह से तमाम प्रकार के रोग भी होते हैं और इससे जो हमारी मृदा है वो अनुपयोगी हो जाती है। गड्ढों में एकत्रित कचरे में जल का रिसाव से जो जल का रिसाव होता है उससे हमारे भूमि उसे सोखती है, तो भूमि क्या होता है वो हमारा मृदा प्रदूषण भी होता है, यानी कि हमारी भूमि भी दूषित हो जाती है। अब जब भूमि ही दूषित हो गई है, तो ऐसी जगहों पर जब आप जो कोई फल उगाएँगे या सब्ज़ी उगाएँगे या कोई भी अनाज उगाएँगे, तो उसमें भी तो उस प्रदूषण का तत्व जाएगा और हम उसी को खाएँगे, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, हमें तमाम प्रकार के रोग हो जाएँगे, ठीक? तो ये हमने देखे कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत की बात की। अब ये तो हमने देखा कि कौन-कौन से अपशिष्ट होते हैं। लेकिन आपको पता है कि कचरा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। हमें 2 डिब्बे देखने को मिलते हैं। तो एक में रखना होता है हमें गीला कचरा और दूसरे में हमें रखना होता है सूखा कचरा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये गीला कचरा है क्या? यानी कि गीले कचरे में क्या-क्या शामिल होता है और हमें किस प्रकार के कूड़ेदान में इसको इकट्ठा करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं गीले कचरे के बारे में, ठीक? अगर हम बात करें गीला कचरा, तो गीले कचरे के लिए हरे रंग का डिब्बा इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि जो कूड़ेदान होता है, हरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, ये तमाम प्रकार के आपने कचरे के डिब्बे देखे होंगे, कूड़ेदान देखे होंगे। तो वैसे अमूमन हम गीला कचरा किसमें सॉरी हरा और क्या होता है, हरा कचरा मतलब हरा कूड़ेदान का डिब्बा किसके लिए उपयोग करते हैं? तो गीला कचरा के लिए हम हरे डिब्बे का यानी कि हरे कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, यानी कि आप उसका कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। इसमें ऐसे कचरे को शामिल किया जाता है जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिसे जैविक खाद कचरा हो, इसे हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। अब आपके सामने एक नया टर्म आया है, क्या? नया टर्म है आपका बायोडिग्रेडेबल। वैसे ये नया नहीं है और अगर आप थोड़ा समझना चाहें तो हम इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। बस आप ध्यान रखिएगा कि बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये टर्म आपसे पूछे जा चुके हैं। यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बायोडिग्रेडेबल है। और दूसरा है कि निम्न में से कौन-सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो आप ध्यान रखेंगे इस नए टर्म को। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा है। पहला कि आप गीले कचरे में किसको रखेंगे? गीले कचरे को किस कूड़ेदान में रखेंगे? तो हरे कूड़ेदान का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, जो गीला कचरा है वो बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ से आप ये दोनों ध्यान रखेंगे और उदाहरण भी इसका ध्यान रखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि सारे उदाहरण को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। जब आप चीज़ों को समझे रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा। कोई भी उदाहरण आपको दिया जाएगा तो आसानी से कर लेंगे। तो ये हमने पहले बात की गीला कचरा। अब ज़रा देखते हैं हम गीले कचरे में आता क्या-क्या है हमारा। गीला कचरा जैसे रसोई का सारा कचरा हो गया।
आपने प्याज के छिलके निकाले, आपने आलू के छिलके निकाले, आपने सड़ी गली सब्जियां निकाली, तो ये क्या है? ये सारी चीजें आपके रसोई का सारा कचरा। सब्जी का बचा सब्जी हो गया, बचा भोजन हो गया, अंडे के छिलके हो गए, फल के छिलके हो गए, सड़े फल हो गए, दाल, रोटी, सब्जी या फिर हरी सब्जियाँ जो हैं, सब्जी और हरी सब्जी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे जो आप पकी-पकाई, ये बचे भोजन में ही आ जाएगा। पकी-पकाई सब्जी हो गई या फिर हरी सब्जी हो गई, उनके छिलके हो गए और जैसे खाद्य सामग्री हो गई, मांसाहारी खाद्य सामग्री है, शाकाहारी खाद्य सामग्री है, तो ये तमाम प्रकार के कचरे क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इनको हम गीले कचरे के अंतर्गत रखते हैं। तो आपने सबसे पहले गीले कचरे के बारे में समझा। गीले कचरे के लिए आप हरे डब्बे का इस्तेमाल करते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। साथ ही साथ आपको इनके जो उदाहरण हैं उनको ध्यान रखना है। आई होप आपने गीले कचरे के बारे में सारे आपके पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक, अब हम जरा बात कर लेते हैं सूखे कचरे की। सूखा कचरा भी तो हमें पढ़ना है। तो सूखा कचरा क्या है? सूखे कचरे को नीले रंग के डिब्बे में रखा जाता है, यानी कि जो हरा कचरा है, सॉरी, जो हरा डिब्बा है वो गीले कचरे के लिए है, जो सूखा कचरा है उस वो नीले डब्बे में डाला जाएगा, या हम कहें तो जो नीला हमारा डस्टबिन है उसमें डाला जाएगा, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, यानी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके अंतर्गत आप क्या रखेंगे? इसके अंतर्गत हम जो खाद नहीं बन सकते हैं उन चीज़ों को रखेंगे। जैसे जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गया, कवर हो गए, पुराने कपड़े हो गए, चिप्स टॉफ़ी के रैपर हो गए, लकड़ी और उसके टुकड़े हो गए, थर्माकोल हो गए, ये सारी चीज़ें सूखी आती हैं, मतलब सूखे में आती हैं। इससे यानी कि जो थर्माकोल बना है, थर्माकोल से बने सामान हो गए, कोई किसी भी चीज़ की पैकेट हो गई, प्लेट हो गया, कप हो गया, अखबार हो गए, डिब्बे, बॉक्स, स्टेनरी, प्रसाधन सामग्री आदि आते हैं। तो यहाँ पर आप सूखे और गीले से मतलब समझ पा रहे हों। जैसे जैसे आप अगर एक तरफ रख दीजिए आलू का छिलका, फल का छिलका और बचे हुए जो आपके भोज्य पदार्थ हैं, जो आपने पका लिया है या फिर हरी सब्जियाँ वग़ैरह हैं, ये सब सड़ने 1-2 दिन में सड़ के बिल्कुल एक बहुत ही बुरी गंध देते हैं। लेकिन अगर आप सूखे कचरे की बात करें तो क्या लकड़ी ऐसा करता है? पुराने कपड़े आप रख दीजिए, ऐसा होगा? क्या वो किसी प्रकार का गंध देगा? तो ये सूखा और गीला कचरा हमें अलग-अलग रखना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा चुका है कि सूखे कचरे के लिए कौन से रंग का कूड़ेदान इस्तेमाल किया जाता है? गीले कचरे के लिए कौन-सा इस्तेमाल किया जाता है? या फिर ये भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन-सा गीला कचरा है और कौन-सा सूखा कचरा है? हमने अभी ऊपर 2 शब्द सुने, एक सुना बायोडिग्रेडेबल और दूसरा था नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हमें ये भी तो समझना है कि इन दोनों का अर्थ क्या है? इन दोनों का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने अभी देखा सूखा कचरा, गीला कचरा, इसमें हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का अर्थ समझा। मतलब इसके बारे में सुना। लेकिन अब हमें थोड़ा-सा इसे समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़? ताकि हमारे एग्ज़ाम में जब भी आए, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल फाइबर की। ये बायोडिग्रेडेबल फाइबर क्या होता है? तो बायोडिग्रेडेबल फाइबर वे फाइबर होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित किया जा सकता है। इसीलिए हमने गीले कचरे को बायोडिग्रेडेबल नाम दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल क्या है? तो जो
ऐसे जो कचरे हैं जिनको बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल सामग्री वे सामग्री हैं जो बैक्टीरिया, कवक जैसे जैविक एजेंट के साथ ही साथ सूर्य, पानी जैसे अन्य भौतिक एजेंट की कार्यवाही के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक तत्वों में विघटित हो जाता है। यानी कि आप जिन चीज़ों का विघटन कर पाते हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जीवाणु जो हैं उनके द्वारा, सूर्य हो गया, पानी हो गया, या फिर जो भी भौतिक विघटक हैं, इनके द्वारा अगर ये विघटित हो जाते हैं तो ये आते हैं बायोडिग्रेडेबल फाइबर के अंतर्गत। अब इसमें हम रख किसको किसको सकते हैं? तो उदाहरण के लिए आप ध्यान रखिएगा, कपास हो गया, रेमी हो गया, मनीला हो गया, हेम्प हो गया, जूट हो गया, और तमाम चीज़ें आती हैं जो कि आसानी से विघटित हो जाती हैं। ठीक? अब वहीं अगर हम बात कर लें नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर की, तो ये क्या होता है? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ऐसे फाइबर जो सिंथेटिक होते हैं, अब चाहे हम सिंथेटिक रेसे की बात करें या जो भी सिंथेटिक होते हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप में ना होकर रसायन की सहायता से बनाए जाते हैं और वो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर कहलाते हैं। ऐसी चीज़ें हम जिनका विघटन सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं हो पाता है आसानी से, तो वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सिंथेटिक। आप यहाँ पर उन सारी चीज़ों, उन सारे फाइबर को रख सकते हैं जो कि आपके सिंथेटिक फाइबर थे। अब आपने अगर सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा है, हमने अगर टेक्सटाइल में चर्चा की है, तो ज़रा मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा किन्हीं 5 के नाम, 5 ही नहीं, आप 2 के बता दीजिएगा, लेकिन जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से छोड़कर। तो आप मुझे सिर्फ़ 2 ऐसे सिंथेटिक फाइबर का नाम बताइएगा जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन ना किया हो, ठीक? साथ ही साथ मुझे आप 2 और जो आपके बायोडिग्रेडेबल फाइबर के अंतर्गत आ सकते हैं, उनका नाम बताइएगा, लेकिन ये जो हमने उदाहरण दिया है इसको छोड़ने के बाद। तब मुझे समझ आएगा कि आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ में आ गया है। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चीज़ें इतनी आसानी से मिल रही हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जाकर लास्ट पेपर देखिए जो भी है, शायद नेट में ही पूछा गया था, तो अगर आपको चीज़ें कहीं से एक्स्ट्रा मिल रही हैं तो प्लीज़ उसे नोट डाउन ज़रूर किया कीजिए। आई होप कि आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक? आप किसे बायोडिग्रेडेबल में रखेंगे, किसे नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है अभी हमने सिर्फ 2 डिब्बों की बात की, 2 रंग के डस्टबिन की बात की। कौन-सा? हरा और नीला। हरा किसके लिए था? तो गीले कचरे के लिए था। नीला किसके लिए था? तो वो था सूखे कचरे के लिए, ठीक? अभी तक हमने कुछ बहुत विशेष नहीं पढ़ा, बस हमने कचरे के बारे में समझा, गीला और सूखा कचरा के बारे में समझा। साथ ही साथ हमने 2 पॉइंट पर और चर्चा किया जो कि मुझे लगता है कि नया होगा आपके लिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये हमने अपने थ्योरी क्लासेस में चर्चा नहीं किया था। अब अगली बात हम करेंगे कि जो हॉस्पिटल में तमाम प्रकार के डिब्बे उपयोग किए जाते हैं, उनमें किस रंग के डिब्बे में क्या रखा जाता है? आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में लाल डिब्बा भी देखने को मिलता है, पीला डिब्बा भी देखने को मिलता है। आपको हॉस्पिटल में कई रंग के डिब्बे देखने को मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो हॉस्पिटल में सबसे पहले लाल डिब्बा होता है, उसे किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जो लाल डिब्बा है, लाल डिब्बा ब्लड बैग हो गया और ट्यूब के पाइप हो गए,
सिरिंज हो गए, ग्लव्स हो गए, यूरिन बैग जो हो गया, तो ये इस प्रकार का जो कचरा है हम उसको किस में रखते हैं? तो हम उसको रखते हैं लाल डिब्बे में। किसमें? या हम कह लें लाल रंग का जो कूड़ेदान है उसमें रखते हैं या लाल रंग की जो डस्टबिन है उसमें रखते हैं। फिर आपने देखा होगा वहाँ पर हॉस्पिटल में पीले रंग का भी डिब्बा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पीले रंग के डिब्बे में हम क्या रखते हैं? इसमें होता है मानव ऊतक, प्लेसेंटा होता है। अच्छा एक बात बताइएगा, प्लेसेंटा का नाम आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में सुना है। तो जब प्लेसेंटा गर्भ में ही रह जाता है, प्लेसेंटा बेबी बर्थ के बाद बाहर नहीं आता है, तो वो किस प्रकार का प्रसव कहलाता है? आपने प्रसव के प्रकार में हमने प्रसव के प्रकार में इसकी चर्चा की है। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप जाकर एक बार देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है तो ये किस प्रकार का प्रसव कहलाता है। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है पीले डिब्बे में? मानव ऊतक होता है, प्लेसेंटा होता है, मानव के कटे हुए भाग होते हैं यानी कि उसके जो शरीर के कटे हुए अंग हैं वो होते हैं, रक्त होता है, रंजित सुई होती है, गंदी पट्टियाँ होती हैं, प्लास्टर होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पीले डिब्बे में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं नीले डिब्बे की। तो नीले डिब्बे में आप क्या रखते हैं? नीले डिब्बे में आप रखते हैं सुइयाँ, ब्लेड, दवाइयों का कचरा, काँच की टूटी बॉटल, प्लास्टिक की टूटी-फूटी बॉटल, ये सारी चीज़ें आप नीले डिब्बे में रखते हैं। याद कीजिए कि सूखा कचरा हमने किस डिब्बे में इकट्ठा किया था? तो नीले डिब्बे में इकट्ठा किया है। कहीं न कहीं ये भी तो आपका सूखा कचरा ही है। तो जो सिरिंज हो गए, ब्लेड हो गए, दवाइयों का जो कचरा होता है या फिर उसके जो रैपर निकलते हैं, काँच की टूटी बॉटल हो गई, प्लास्टिक की टूटी-फूटी बॉटल हो गई, तो इन सारी चीज़ों को हम नीले डिब्बे में रखते हैं। काला डिब्बा, तो काले डिब्बे को भी आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, उसमें हम बेकार दवाइयों को रखते हैं। जैसे जो दवाइयाँ खराब हो गई हैं, इस्तेमाल नहीं करनी है, उन दवाइयों को हम काले डिब्बे में रखते हैं। तो आपने कितने प्रकार के अगर हॉस्पिटल में पूछा जाए तो 4 डिब्बों की बात की। कौन-कौन से डिब्बे थे? तो एक था आपका लाल डिब्बा, पीला डिब्बा, नीला डिब्बा और काला डिब्बा। साथ ही साथ हमने हरे और नीले रंग के जो कूड़ेदान हैं या डिब्बे हैं उनकी बात भी की थी। तो आप गीले कचरे के लिए हरा और सूखे कचरे के लिए नीले डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कि कूड़ा-करकट क्या है, किस तरह से ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, इन सब पर हमने चर्चा कर ली है। अब ज़रा हम ये बात कर लेते हैं कि जो कूड़ा-करकट है, अब इसका निस्तारण भी करना पड़ेगा। तो कूड़े-करकट का निस्तारण हम किस तरह से कर सकते हैं, ज़रा उस पर भी बात कर ही लेते हैं, ठीक? तो हम बात कर लेते हैं इनके निस्तारण की। आपको पता है कि कूड़ा प्रतिदिन इकट्ठा होता रहता है, उसे नष्ट करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसे नष्ट करने की कई विधियाँ होती हैं। आज हम उन्हीं विधियों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है जला देना। क्या करना? जला देना। जलाना एक ऐसी विधि होती है जिसमें सारी वस्तुएँ जलकर नष्ट हो जाती हैं। कूड़ा जलाने के लिए बड़े-बड़े भट्ठे बनाए जाते हैं। ऐसे जो भट्ठे होते हैं ये बस्तियों से दूर होते हैं। दूर बनवाए जाते हैं जिससे उनके जो धुएँ हैं, दुर्गंध है वो लोगों को प्रभावित ना कर सके। और कूड़ा जल जाने के बाद जो उसके शेष ठोस पदार्थ हैं वो सड़क निर्माण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने कचरा बटोरा और अपने घर के सामने ही जला लिया। तो उससे क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। ये हमारे लिए हानिकारक है। अब दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा निस्तारण कर सकते हैं जल में प्रवाहित करना।
तो कहीं-कहीं कूड़ा-करकट समुद्र के जल में भी प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन किसी भी दशा में नदी, तालाब इन सब में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। अन्यथा इनका जल जो है वो दूषित हो जाएगा और दूषित होने पर जो है तमाम प्रकार के ये रोग उत्पन्न करेगा। तो हमें इन इन जो कचरा है इनको अपने आस-पास के जो नदी हैं, तालाब हैं, इन सब में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। अगला है खाद बनाना। तो कूड़े को नष्ट करने की जो सबसे अच्छी विधि है, उसमें खाद बनाना आता है। बड़े-बड़े गड्ढों में कूड़ा भरकर उस पे मिट्टी दबा देते हैं और कुछ दिनों बाद कूड़ा सड़कर खेती के लिए एक अच्छा खाद बन जाता है। तो इस विधि से कूड़ा-करकट ना रहकर एक उपयोगी पदार्थ बन जाता है। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में छापने का काम ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जो ये खाद बनेगा, क्या ये बायोडिग्रेडेबल होगा या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल? ये कमेंट करके आपको बताना है। अगला हम क्या कर सकते हैं? गड्ढे में भरना। तो कूड़े से गड्ढों को भरने की जो विधि है, वो डंपिंग कहलाती है। डंपिंग क्या है? तो डंपिंग है कूड़े से गड्ढे को भरने की विधि। इस विधि में बड़े-बड़े गड्ढे को हम जो गड्ढे होते हैं उसमें कूड़े भर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि ये गड्ढे जो हैं, ये शहर से या फिर बस्ती से बाहर हों, वरना ये जो कूड़े हैं ये सड़ेंगे, गलेंगे तो ये वायु प्रदूषण फैलाएँगे और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसके जो पास में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी हानि पहुँचाएगा। तो अगला है नियंत्रित भूमि भरण करना। वही भूमि का भरण करना जो हमने अभी ऊपर देखा गड्ढों को भरना। समुद्र या नदी में प्रवाहित करना, ये हमने पहले ही देख लिया थोड़ा बस शब्दों का हेर-फेर है। तो इस तरह से हम करते हैं कूड़े का निपटान। कूड़े का निपटान कैसे करते हैं? तो चाहे हम जलाकर करें, इनको जल में प्रवाहित करके करें, खाद बनाकर करें, गड्ढों में भरें और नियंत्रित भूमि भरण करें। जो ऐसी चीज़ें जिनका हम बायोगैस वगैरह बना सकते हैं, तो उनसे हमें बायोगैस वगैरह बनाना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार की विधियाँ होती हैं जिससे हम कूड़े का निस्तारण कर सकते हैं, कूड़े-करकट को समाप्त कर सकते हैं। ठीक? तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बस आज के लिए हमारा यहीं तक है। कूड़ा आज बिल्कुल समाप्त हो गया। तो आप सब भी कूड़ा-करकट साफ कर लीजिए, अपने आस-पास गंदगी मत रहने दीजिए। अभी गर्मी का मौसम है, बारिश होने वाली है, तो जो भी कूड़ा-करकट होगा वो सड़ेगा, गलेगा। आपने ये बारिश में बहुत अच्छे से महसूस किया होगा कि जब आप कोई कूड़ा रख देते हैं और बारिश-वारिश हो जाती है, तो वो एक अजीब-सी दुर्गंध देता है। उसमें आप देखेंगे छोटे-छोटे कीड़े आ जाते हैं, मकोड़े आ जाते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से कूड़ा निकलता है, घर का कूड़ा, बाहर का कूड़ा, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आप ध्यान क्या रखेंगे कि सूखा कचरा हम किस में रखते हैं, गीला कचरा हम किस डिब्बे में रखते हैं, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में उपयोग किए जाने वाले डिब्बे होते हैं, जो डस्टबिन होते हैं, किस रंग के डस्टबिन में कौन-सा कचरा डाला जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आपने ज़्यादातर अमूमन यही पढ़ा था क्या हरा और नीले रंग का कचरा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज 2-3 चीज़ें नई-नई मिली होंगी। तो जो भी चीज़ें आपको नई मिल रही हैं, प्लीज़ उसे नोट डाउन करते हुए चलिए और आपसे मैंने कितनी बार बोला है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिएगा, ठीक? कल मैंने आपसे पीएच वैल्यू पूछी थी, उसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ हम अपने प्रैक्टिस सेट में तो शामिल करेंगे ही करेंगे, ठीक? तो आज हमने क्या समाप्त किया? आज हमने कूड़ा-करकट को साफ कर लिया है। अब हमें क्या करना है? तो अब हम थोड़ा-सा अब अपने घर की साफ-सफाई कर लिए हैं, तो हम थोड़ा-सा संवातन पर चर्चा कर लेंगे। फिर हमें बात करना होगा प्राथमिक चिकित्सा पर। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? और कुछ औषधियों वगैरह पर बात करेंगे, कुछ अपने जो ट्रीटमेंट होते हैं तत्काल वाले, उन पर बात करेंगे। बस हमारा हेल्थ साइंस समाप्त है।
अब बस हमारा हेल्थ साइंस समाप्त है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि समाप्त हो गया है। तो अभी आपको 1 हफ्ते और लगेंगे। तो आप सब चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। रात 9 बजे क्विज़ होती है, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। चीज़ें अगर आपको समझ में आई हों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। जो आपसे पूछा गया है उसका कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो उसके लिए भी कर दीजिएगा। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।